नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अनु और आज हम करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 2 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सेकुलर तक कर लिया था, ठीक है। तो आज हमारा पार्ट हम शुरू करेंगे डेमोक्रेटिक से। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी होती है दो टाइप की, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। और ये बेस्ड होता है पॉपुलर सॉवरेनिटी पे। जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो बेस करती है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। इसका सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि आपकी जो सुप्रीम पावर है, सॉवरेनिटी होता है सुप्रीम पावर, ठीक है। तो सुप्रीम पावर कहाँ आपकी पोसेस कर रही है, वो पोसेस कर रही है लोगों के अंदर, लोगों के द्वारा। यानी कि आपकी जो सुप्रीम पावर है कौन है, सरकार है कि लोग हैं, ठीक है। तो सुप्रीम पावर बाय द पीपल। चलिए, डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सीधा सीधा डायरेक्टली जो है उनके पास पावर होती है कि वो अपने जो एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर को डायरेक्टली। जैसे स्विट्ज़रलैंड के अंदर लोग पढ़े लिखे भी हैं और वो उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो वो अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो चार तरीके की होती है। एक होता है रेफरेंडम, दूसरा होता है इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, ठीक है। तो प्लेबिसाइट क्या होता है, देखिए ये चारों आपको समझना जरूरी है कि क्या होता है। प्लेबिसाइट होता है जैसे लोगों को कहाँ रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम आज़ाद हुए थे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है प्लेबिसाइट को कराने की बात की गई थी नेहरू जी के द्वारा, लेकिन पंडित जो सरदार पटेल थे उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। तो ये होता है प्लेबिसाइट के लोगों को आप चॉइस दे रहे हो कि आपको इधर रहना है या उधर रहना है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम के अंदर मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना है तो उसे लेने के लिए लोगों के सामने उसको रख दिया जाएगा और उससे वहाँ पे वोट करवाया जाएगा डायरेक्ट कि भाई आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो लोग वहाँ पे वोट करेंगे और फिर अगर मेजोरिटी में आया, अगर वोट ज़्यादा हुए उसके फेवर में हुए किसी भी डिसीजन के, तो वो डिसीजन जो है वो लाया जाएगा। इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है, इसमें लोग खुद ही लेजिस्लेचर बनाएंगे और गवर्नमेंट के सामने उसे रख देंगे कि देखिए हम ये जो लेजिस्लेचर है इस तरीके की वो हम लागू करना चाहते हैं अपने स्टेट में। रिकॉल है। रिकॉल में जैसे मान लीजिए कोई भी ऑफिशियल है, उसको हमने चुना है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो लोग उसको हटा देंगे और वहां से कि भाई ये ठीक से तो काम कर नहीं रहा है, इसको रखने का क्या मतलब है। फिर अगर हमें इसे रखना ही है तो हम किसी ऐसे इंसान को रखेंगे जो मतलब अच्छे से हमारे लिए काम करे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं इसको। ये दो तरीके की होती है, पहली होती है पार्लियामेंट्री, दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल, ठीक है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कि जो हमारी लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर दी ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। यानी कि आप कुछ भी काम करोगे, कोई भी आप एक्शन लोगे, कोई भी आप पॉलिसी जो है वो लेकर आओगे, आप एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है, पीरियोडिक इलेक्शन होता है, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होता है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक जो हमारा वर्ड है वो प्रीएम्बल के अंदर यूज किया गया है, नॉट फॉर ओनली द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए भी। देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो इंडिया के अंदर जो है वो है, लेकिन सोशल जो है अभी मतलब वो धीरे धीरे चल रही है, उसमें हम आगे ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ये स्किप कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं बता देती हूँ। जैसे क्या होता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो है, देखिए मैं पढ़ ही देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके क्या होता है ना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप किसी एक चीज़ को भी हटा दोगे तो दूसरी चीज़ ठीक से काम नहीं करेगी, ठीक है। उसी प्रकार से
लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को भी आप अलग से उनको सेपरेट करके उनको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे फॉर्म ए यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डाइवर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि अगर आप उसमें से कोई भी अगर लिबर्टी नहीं है तो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ठीक से काम नहीं करेंगे, इक्वालिटी नहीं है तो लिबर्टी और फ्रेटर्निटी काम नहीं करेंगे, और फ्रेटर्निटी नहीं है तो वहां पर क्या होगा कि आपका यूनिटी भी नहीं रहेगी और ना ही कोई डिग्निटी रहेगी। तो ये सारी चीज जो है इंटरलिंक्ड होती है। तो liberty cannot be divorced from the equality, equality cannot be divorced from the liberty, nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without all of them they would produce the supremacy of few over many। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसे हैं और एक जो है गरीब इंसान है, एक बहुत अमीर है, तो अमीर लोगों की सुपरमेसी रहेगी हम लोगों पे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो ठीक से काम नहीं करेंगी। इसलिए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी तीनों के तीनों जो है उनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। कोई भी इंसान अगर इनिशिएटिव ले रहा है, ठीक है, इक्वालिटी के नाम पे, मान लीजिए मेरे को अपना कोई बिजनेस करना है और मेरे पास उतने पैसे नहीं है या मेरी उतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं पहुंच बोलते हैं ना एक, कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है या कोई भी रिश्तेदार नहीं है, तो दैट मीन्स मेरा जो इनिशिएटिव जो मैंने लिया है अपना बिजनेस खोलने का, तो वो जो है वो काम नहीं करेगा, वो अपने आप में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिपब्लिक पे। रिपब्लिक जो है दो तरीके का, रिपब्लिक क्या होता है, एक तो मोनार्की होती है, एक रिपब्लिक होता है, ठीक है। मोनार्की के अंदर क्या होता है, मोनार्की के अंदर जो है हेरिडिटरी पोजीशन होती है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसकी, यानी कि या तो किंग होता है या क्वीन होता है, जैसे ब्रिटेन में हो रहा है अभी, ठीक है। वहाँ पे क्या है, हेरिडिटरी पोजीशन है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो हेरिडिटरी रहेगा, यानी कि अगर पहले क्वीन है उसका फिर बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन रिपब्लिक के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप जो है वो इलेक्शन होता है और आप जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, ठीक है। जैसे यूएसए के अंदर होता है, इंडिया के अंदर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें बताया गया है, लक्ष्मीकांत जी ने बोला है कि रिपब्लिक इन अवर प्रियम्बल इंडिकेट दैट द इंडिया हैज इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट, ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर। यानी कि चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, अगर आप उसको इलेक्ट कर रहे हो तो आप एक रिपब्लिक जो है स्टेट हो, ठीक है। रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग। पहला, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग, ठीक है। यानी कि जो आपकी सुप्रीम पावर है, जो सॉवरेनिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, सॉवरेनिटी का मतलब मैंने बताया था आपको कि सुप्रीम पावर जो है तो सुप्रीम पावर लाई करती है लोगों के हाथ में, तो सुप्रीम पावर जो है वो लोगों के पास होनी चाहिए, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में होनी चाहिए। ये मतलब होता है यहाँ पे रिपब्लिक का। दूसरा ये बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, यानी कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि अगर ये अमीर है तो हम इसको ज़्यादा प्रिविलेज दे देंगे, गरीब को हम कोई काम नहीं करेंगे, इस तरीके से आप नहीं कर सकते, यानी कि प्रिविलेज क्लास नहीं होगी यहाँ पे। हैंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आगे देखते हैं जस्टिस। जस्टिस जो है प्रियम्बल में ये 3 तरीके का हमारा जो है जस्टिस की बात की गई है, एक है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। सोशल जस्टिस का मतलब है कि जो जितने भी सिटीजन हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन, इसके बेस पे नहीं होगा। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि आज भी ये सारी चीज़ें जो है वो चालू हैं। इसलिए इट मीन्स एब्सेंस ऑफ privilege being extended to any particular section of the society and improvement in the condition of backward class, SC, ST, OBC and women। यह जो इनको जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो हमने प्रिविलेज दी है ना, वो इसलिए दी है क्योंकि ये जो जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस थी, वुमेन्स के लिए हम स्कीम लेके आते हैं, वो इसलिए दी जाती हैं क्योंकि इन सब को आगे बढ़ने का, डेवलपमेंट, इनके ग्रोथ का जो है स्कोप नहीं छोड़ा था, ये बहुत ही पीछे थे। तो इनको आगे लाने के लिए एक बराबर तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में होने के लिए इनको जो है प्रिविलेज दी गई है, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी।
देखिए वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी की ये बात कर रहे हैं कि इस बेसिस पे जो है इनइक्वालिटी जो है वो एलिमिनेट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसके साथ साथ लिबर्टी की भी तो बात की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे जो टाटा बिरला लोग हैं, उनकी अब उनके पास तो बहुत पैसा है, तो उनका जो पैसा है वो हम उठा करके गरीबों में नहीं बांट सकते हैं ना, कि जितने भी गरीब है सबको दे देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो, ये तो चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन लिबर्टी जो है हमें वो ये एक ऑप्शन हमारे पास ये रहता है, चॉइस रहती है लिबर्टी के साथ, कि अगर हम टैलेंटेड हैं तो हम अपना काम करके पैसा कमा सकते हैं, तो वो हमारे होंगे। लेकिन अगर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, लिबर्टी अगर काम नहीं करेगी साथ में, तो यानी कि आप टैलेंटेड हैं या आप टैलेंटेड नहीं हैं, तो आपको दोनों को जो है बराबर पैसा मिलेगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। देखिए फिर ये बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, यानी कि अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, देखो जैसे एक हमारे पास जो रिसोर्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्ट होना चाहिए। जस्ट मतलब फेयर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो फेयर रहेगा तो लोग जो है वो अच्छे से रहेंगे, उनको उनकी जो बेसिक नीड है वो पूरी होगी। तो ये बोलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो फेयर होना चाहिए, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, यानी कि आपके जो जितने भी सिटीजन हैं उनके पास पॉलिटिकल राइट है, ऑफिस में एक्सेस करने का राइट है। जैसे यूपीएससी देख लीजिए, यूपीएससी में हमें कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है हमारे साथ में। इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, यानी कि आप गवर्नमेंट के अंदर जाके रिप्रेजेंट अगर आप कर रहे हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो सरकार को, ठीक है। देखिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिबर्टी पे। लिबर्टी, देखिए लिबर्टी का मतलब क्या होता है। लिबर्टी दो तरीके की होती है, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी, एक होता है नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि अगर आप कुछ कर रहे हो आपको रोक दिया गया है, ठीक है। एट द सेम टाइम पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है कि किसी को आप डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हो ताकि उसका जो है सेल्फ ग्रोथ होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। तो लिबर्टी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एब्सेंस में दोनों साइड से आपको देखना होगा। नेगेटिव में एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन होता है और पॉजिटिव में होता है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ओके। तो प्रियम्बल जो है सिक्योर करता है हमारा कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, किसी भी धर्म की आप पूजा कर सकते हैं, कोई भी थॉट आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी धर्म में आप बिलीव कर सकते हैं, किसी पर भी आप धर्म पे आप फेथ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से उसमें आपका कोई भी जो है वायलेशन नहीं होगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आपका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट जो है कोर्ट के अंदर एनफोर्सेबल ये रहता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो है फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए लिबर्टी का एक और ये चीज होती है कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है, ये एक लिमिटेशन के साथ में आती है लिबर्टी अपने आप में। जैसे आप दारू पी के रात को 12 बजे और गाने चला रहे हैं, नाच रहे हैं, तो आप नाच रहे हैं अपने घर में, लेकिन अगर आप गाना चला के किसी दूसरे इंसान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपकी नेगेटिव, इसको आप ये रोकी जा सकती है, ये आपकी लिबर्टी में काउंट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो जो लिबर्टी है वो हमारी एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड है, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, रिमेंबर दैट। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जैसे पहले बताया था मैंने कि कहाँ से लिया गया है ये आइडिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, 1789 से 1799 तक, ठीक है। और रशियन रिवॉल्यूशन से हमने क्या लिया था, जस्टिस, ठीक है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक
ये जो जस्टिस है वो रशियन रिवॉल्यूशन से लिया था। लिबर्टी कहाँ से लिया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी और रशियन रिवॉल्यूशन से हमने क्या लिया है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वालिटी पे। अब इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि भाई किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज ना मिले, सब लोग इक्वल हैं, सबको बराबर जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है मिलनी चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसके भी 3 डायमेंशन होते हैं, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। सिविक में जो है इंश्योर करता है, फंडामेंटल राइट जो है वो इंश्योर करते हैं इक्वालिटी को, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, पॉलिटिकल के अंदर 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला कि कोई भी इंसान जो है डिक्लेयर जैसे मान लीजिए आप इलेक्टोरल रोल में आप सेलेक्ट हो जाते हो और आपको वहाँ पे उसके अंदर यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर या लोकसभा में आप जो वोट कर सकते हैं उसके उसके अंदर आपको रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेस पे जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये होता है आर्टिकल 25। ये याद रखना पॉलिटिकल इक्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 326 जो है वो है इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, यानी कि ये एक पॉलिटिकल इक्वालिटी के आप जो है इलेक्शन जो है अडल्ट सफरेज के बेस पे इलेक्शन आप लड़ सकते हैं, एक्सेप्ट अगर आप एकदम ही मतलब जो आपका अनस्टेबल माइंड नहीं है और आप एक क्रिमिनल हार्डकोर क्रिमिनल नहीं हो, क्रिमिनल माइंडसेट अगर आपका नहीं है तो आप इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं। देखिए डीपीएसपी भी फिर इंश्योर करती है, सिक्योर करती है आर्टिकल 39 में कि मैन और वुमेन जो है इक्वल राइट है उनको टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आदमी हो चाहे औरत हो, आपको इक्वल पेमेंट जो है वो मिलेगी। ठीक है, समझ में आया इतना? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आगे आपको समझने में कुछ कुछ चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई टॉपिक तो मैं उसको दोबारा करवाऊंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेटर्निटी पे। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक भाईचारा। ठीक है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। The Constitution promotes the feeling of fraternity by the system of single citizenship. Also, the fundamental duty 51A article says that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional and sectional diversities. देखिए ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। हमने बात करी फंडामेंटल ड्यूटी कितनी थी हमारी? 11 थी, राइट। और जो 11th वाली थी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू जो है वो जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51A जो है वो बताता है कि हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो है हारमोनी प्रमोट करें कम्युनिटीज़ के अंदर, लोगों के अंदर, और एक कॉमन भाईचारे की जो है भावना जो है उनके अंदर जगाएं, या वो चीज़ उनके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और लैंग्वेज, रिलीजन और रीजन और कोई भी डाइवर्सिटी, सेक्शनल डाइवर्सिटी के लोग अगर हैं तो उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वी हैव टू फोकस ऑन द ब्रदरहुड, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, प्रियम्बल डिक्लेयर दैट द फ्रेटर्निटी अश्योर 2 थिंग, फर्स्ट इज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सेकेंड इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी कि किसी भी इंसान की जो डिग्निटी है आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको खराब नहीं करना चाहिए, उसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वो कब होगी? यूनिटी इंटीग्रिटी तब होगी जब आपका फ्रेटर्निटी होगा, आपस में एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, फ्रेटर्निटी नहीं होगा तो यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन की वो है वो नहीं रहेगी। देखिए इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो ऐड कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जो है प्रियम्बल के अंदर जो इंटीग्रिटी का वर्ड है उसको ऐड किया गया था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के KM मुंशी जी, उन्होंने बोला था कि जो
डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, सिग्निफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर मटेरियल बेटरमेंट एंड ए मेंटेन ए डेमोक्रेटिक सेटअप बट दैट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज कैड सैक्रेड। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि अगर आप किसी इंसान की इंडिविजुअल की डिग्निटी को रखते हैं, इससे इंश्योर होता है मटेरियल बेटरमेंट, यानी कि कोई भी इंसान का प्रोग्रेस डेवलपमेंट जो है वो इंश्योर होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप जो है एक कंट्री का वो मेंटेन होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि किसी की डिग्निटी को, किसी जो डिग्निटी है उसको हार्म ना पहुंचाएं। ठीक है, उसके बाद वुमेन्स के लिए इन्होंने अलग से डीपीएसपी के अंदर अलग से एक आर्टिकल जो है वो दिया गया है, और ये ड्यूटी है एवरी सिटीजन की टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर आ जाते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एम्बेरेस बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल, यानी कि ये साइकोलॉजिकल भी होना चाहिए हमारा, कि हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकली हमें ये पता होना चाहिए कि जो है हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए, और टेरिटोरियल डायमेंशन पे भी जो है वो बनी रहनी चाहिए हमारी यूनिटी। आर्टिकल 1 जो है वो कॉन्स्टिट्यूट डिस्क्राइब करता है यूनियन ऑफ स्टेट को। ठीक है, इट एम्स टू ओवरकम हिंडरेंस टू नेशनल इंटीग्रेशन लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, सक्सेशनिज्म एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया? इतना नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बता देना मेरे को। फिर आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल पे, कि भाई प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, जो हमारा प्रियम्बल है उसकी जो फिलोसफी है, जो फंडामेंटल वैल्यू है, पॉलिटिकल वैल्यूज है, मोरल है, रिलीजियस वैल्यूज है, वो जो है उसके ऊपर बेस करता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस है इन सारी वैल्यूज पे, इस जो बेसिक फिलोसफी है उसके ऊपर। ठीक है, तो जो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर थे उन्होंने बोला असेंबली में कि जो प्रियम्बल है टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है जो हमने इतने लंबे टाइम तक जो हमने फाइट की है इंडिया के लिए, वो हमारी थॉट और हमारे सपनों को जो है वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, फिर के मुंशी जी बोलते हैं कि प्रियम्बल जो है वो हॉरोस्कोप ऑफ द आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली है कि जो जो प्रियम्बल है वो सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक प्रीसियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जेवेल सेट है। इसी तरीके से बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो थिंकर हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे खुद लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर आ जाते हैं प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है। देखिए, अभी जो है वो प्रियम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन बीच में एक बार थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। देखिए, पहले क्या हुआ था, बेरुबारी एक यूनियन केस हुआ था 1960 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा केसेस को क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। क्या उस सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इस केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। ठीक है, तो आप ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके चलिएगा इसको बहुत अच्छे से। तो बेरुबारी यूनियन केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखिए भाई, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये बेरुबारी में बोला था कि जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रियम्बल जो है नहीं है पार्ट। फिर केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही वर्डिक्ट को जो है वो चैलेंज किया और उसको रिजेक्ट किया और बोला कि नहीं, जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्ट है। ठीक है, फिर LIC केस में भी उन्होंने यही वर्डिक्ट दिया कि जो प्रियम्बल है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। देखिए, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, जिस हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, हम ये देख लेते हैं कि उनका ओपिनियन क्या था, वो इसको पार्ट मानते थे या नहीं मानते थे। तो जाहिर सी बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो प्रियम्बल नहीं था, लेकिन फिर भी फाउंडिंग जो फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जो है प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्ट मानते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब ये लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान रहे हैं तो हम कौन होते हैं कि हम इसे पार्ट ना माने। तो उसके बाद जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। ठीक है,
यहाँ पे दो चीजें इन्होंने बोली हैं कि प्रियम्बल जो है ना तो सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के लिए और ना ही कोई प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि कोई पावर भी नहीं, सोर्स ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर के लिए यहाँ पे ये, और ना ही कोई पावर है ऐसी है कि जिससे जो है लेजिस्लेचर को कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है। सेकंड बोलता है कि नॉन जस्टिसेबल है, आप इसको लेके कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। जैसे अगर मान लो कि हमारे प्रियम्बल में से कोई भी एक जो इन्होंने हमें सोशल इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी ये सब दी हुई है, या अगर मान लो ये प्रोवोक हो जाती है या वायलेट हो जाती है तो आप इसे लेके कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है कि आप इसे लेके कोर्ट में चले गए, नहीं, ये नॉन जस्टिसेबल है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है। फिर आ जाते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक पे कि अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। आम पार्लियामेंट जो है वो प्रियम्बल को अमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता को जो अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो देखिए केशवानंदा भारती केस में देखिए बेरूबारी के अंदर क्या हुआ था ना, 1960 में, तो ये रिजेक्ट हो गया था कि भाई जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब भाई अगर पार्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है जो हमारा पार्लियामेंट है वो उसको चेंज कर सकता है। ठीक है। यानी कि उसके अंदर अमेंडेबिलिटी हो सकती है। बाद में जब केशवानंदा भारती केस आया 1973 में, आर्टिकल 368 के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो है इसको अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक जो एलिमेंट है, जो बेसिक फीचर है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, आप उसको डैमेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बिना बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज किए आप उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक का प्रियम्बल जो है हमारा एक ही बार में अमेंड हुआ है 1976 के अंदर, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, जब इमरजेंसी के टाइम पे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी जो है 3 नए वर्ड जो है वो ऐड किए गए थे प्रियम्बल के अंदर इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ठीक है। तो जब बाद में फिर इसको कोर्ट के अंदर लेके गए थे कुछ लोग, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जो अमेंडमेंट है वो जो है वो वैलिड है। ठीक है। तो चलिए जी, इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है। कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को बताइए, उसके बाद हम उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो और अपनी किताबें खोल के जरूर रखा करो साथ में, और अच्छे से पढ़ाई किया करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। लिबर्टी से रिलेटेड भी पूछा गया था पिछली बार, इक्वालिटी से भी पूछा गया था, और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है उनको आपस में अलग नहीं किया जा सकता। इस बेस पे भी एक क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2017-18 में पूछा गया था। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है पूरा, इसको अच्छे से याद करना है आपको। कुछ समझ में ना आए तो बताना है, मैं उसको दोबारा कराऊंगी। ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो इसी के साथ चलिए, थैंक यू सो मच।